नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। देखिए, जो हमारी इथिक्स में दार्शनिकों की क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सुकरात, दो पार्ट के अंतर्गत मैंने बताया था। उससे पहले की क्लास जिसमें मैंने आपको दार्शनिक और पॉलिटिकल थिंकर के बीच में डिफरेंस बताया था। ये तीनों क्लास हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। अगली क्लास ये जो आपकी आ रही है ये प्लेटो की है और ये 3-4 पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि प्लेटो के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी है, क्वेश्चंस निकलते हैं। सुकरात को पहली बार आपके एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में ऐड किया गया था। उन्होंने बहुत ही कम किताबें लिखी थी, इसलिए उनके बारे में चीज़ें कम थी, लेकिन प्लेटो ने बहुत सारी बुक लिखी हैं जिनका हम जिक्र भी करेंगे। द रिपब्लिक, लॉज, ये बहुत फेमस उनकी किताबें थी जिनका हम जिक्र करेंगे। प्लेटो जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो उनका आता है आपके प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इसी प्रकार प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत भी है, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत भी है। इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर से निकल के आती है। प्लेटो की आलोचना, जो उनके आदर्श राज्य का जो कंसेप्ट था उसका क्रिटिसिज्म भी आता है, न्याय के सिद्धांत का क्रिटिसिज्म भी आता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर आपको दार्शनिकों को समझाने की कोशिश करेंगे या हम सब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दार्शनिक व्यक्ति का यदि पहलू को आप समझ गए तो उसके क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करना आसान हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमने चीज़ों को कर लिया तो उसके दर्शन को नहीं समझ पाएंगे, और जब आप उसके फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे तो उसके बारे में आंसर राइटिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इथिक्स, नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको आप रट नहीं सकते हैं। खैर, रट तो कोई भी विषय नहीं चाहिए, लेकिन ये तो आप कोशिश करके भी नहीं रट सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक दार्शनिक का, देखिए प्लेटो का जो दर्शन है वो भारतीय दार्शनिकों से भी मिलता जुलता है। तो क्या डिफरेंस था, उनका कंसेप्ट दार्शनिक का कैसे बना, ये पृष्ठभूमि जब तक हमको नहीं पता होगी, क्या परिस्थितियों के कारण उन्होंने इस दर्शन को प्रतिपादित किया, वो सब चीज़ें यदि हम समझ गए तो आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम आ जाए, उनके न्याय का सिद्धांत लिखिए, उनकी शिक्षा का सिद्धांत लिखिए, उनके आदर्श राज्य का सिद्धांत लिखिए, उनके साम्यवादी सिद्धांत लिखिए, इन सब की आलोचनाएं भी आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं इनसे निकल के। समझौता को कैसे क्रिटिसिज्म किया उन्होंने, है ना। स्त्री वर्ग के लिए उन्होंने कहा कि ये पूरी राज्य की हैं, बच्चे पूरे राज्य के हैं। तो वो सब आलोचनाएं किसी भी प्रकार से जो है क्वेश्चन निकल के आ सकता है, वो ड्राइव करना आपको आंसर आना चाहिए। उनकी गोल्डन मीन का सिद्धांत क्या है ना। तो ये सब चीज़ें जो निकल के दार्शनिकों की आती हैं, यदि उनका दर्शन का मूल समझ गए तो क्वेश्चन किसी भी रूप में एग्जामिनर ड्राइव करे वो आपसे बन जाएगा। अच्छा, प्लेटो के दर्शन में एक चीज़ और प्लस पॉइंट है कि जो लोग एमपीपीएससी 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम का है, क्योंकि प्लेटो 2019 एमपीपीएससी के सिलेबस में भी है। तो ये 19 वालों के लिए भी है और 20 वालों के लिए तो है ही, जिसके लिए ये पूरी आपके फिलोसफर्स की जो है सीरीज आपकी आ रही है। ठीक है, प्लेटो का नाम प्लेटो ही था या इनका कुछ और नाम था, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्लेटो का नाम प्लेटो ही था। ऐसा नहीं है। प्लेटो का जो ओरिजिनल नाम है वो एरिस्टोक्लीज था। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको चाहेंगे तो एरिस्टोक्लीज उसका नाम कहते हैं, हिंदी में उसको जो है हम अरिस्टोक्लीज इनका जो है ओरिजिनल नाम था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अरिस्टोक्लीज आपके प्लेटो का ओरिजिनल नेम था, वास्तविक नाम था। प्लेटो नाम कैसे था? देखिए, ये जो प्लेटो थे ये वास्तविक दार्शनिक नहीं थे, ये पहलवान थे। इनका जन्म जरूर एक
ऐसे घर में हुआ जो राजनीति से ताल्लुक़ रखता था, और इनका जो पालन पोषण है वो इनके स्टेप फादर या मौसा जी के यहाँ हुआ, जो राजनीति में उस समय दखल रखते थे। तो इनका राजनीति में रुचि थी, लेकिन ये पेशे से पहलवान थे और इनका लंबा चौड़ा शरीर था, और चौड़े शोल्डर होने के कारण और चौड़ा माथा होने के कारण, एक जैसे पहलवान होता है आप देखते हैं, तो इस कारण इनको जो है प्लेटो कहने लगे यूनानी भाषा में। तो उससे इनका नाम जो है प्लेटो नाम प्रचलित हो गया, बट इनका ओरिजिनल नाम अरिस्टोक्लीज है। ठीक है, ये तो इनका थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि बता दी। इनका जन्म जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 427 इनका जन्म होता है और 347 तक जो है इनकी जर्नी रहती है। लगभग 82 और 80 वर्ष के आसपास ये जीवन जीते हैं। प्लेटो का दर्शन जो प्रतिपादित हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सुकरात के शिष्य थे, और किसी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हुए। प्लेटो की जब बुक पढ़ो, द रिपब्लिक, द लॉज वगैरह, तो क्राइटो वगैरह, एपोलॉजी वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुकरात पुनः जीवित हो गए हैं, क्योंकि सुकरात के ही ये शिष्य थे। और आप जानते हो कि सुकरात भी जो दार्शनिक बने या जो उनका दर्शन आया वो उनकी परिस्थिति के तहत आया। वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर दोनों पार्ट को देखें। प्लेटो के पीछे क्या था कि वो दार्शनिक बने, सुकरात के शिष्य थे, सुकरात से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब आपके जो यूनान है, जो आज वर्तमान ग्रीस है, वहाँ की जो राजधानी एथेंस है, वहाँ पर जब गणतंत्र स्थापित हुआ, रिपब्लिक स्थापित हुआ, तो सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। उनको जहर पीने के लिए विवश किया गया, उनको मृत्यु दंड दिया गया, और सुकरात को गणतंत्र के तहत ही जो है उनको फांसी की सजा, मतलब मृत्यु दंड की सजा दी गई। आज उसको फांसी के तहत दी जाती है, उस जमाने में जहर पिला के दी जाती थी, वो उनको सजा दी गई, इसीलिए वो गणतंत्र के विरोधी हो गए। तो सबसे पहला जो इसमें पीक पॉइंट है, आप इसको समझिए कि प्लेटो अरस्तु को चूंकि मृत्यु दंड दिया गया, सॉरी सुकरात को, तो वो गणतंत्र के विरोधी हो गए, वो लोकतंत्र के विरोधी हो गए, वो गणतंत्र के विरोधी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सुकरात को मृत्यु दंड मिला था। समझिए, ठीक है, सुकरात को मृत्यु दंड मिला, इसीलिए वो जो है गणतंत्र के विरोधी हो गए। क्योंकि सुकरात ने जो है बातें जो की थी, वो आप वीडियो में देखेंगे पिछले, तो पता चल जाएगी, जिसके कारण वो मृत्यु दंड मिला, इसलिए वो गणतंत्र के विरोधी हो गए। और तब उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 3-4 बातें बताई उन्होंने, बताएंगे कि चल के आपको, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो शासक कैसा होना चाहिए? शासक उन्होंने कहा दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक क्या होता है? जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया हो या उस सत्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो, उसको हम दार्शनिक कहते हैं। तो जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होगा उसको शासक बनना चाहिए। हर किसी को शासक नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अनइंटेलेक्चुअल व्यक्ति, अनफिलॉसफर व्यक्ति यदि शासक बन जाता है तो फिर सुकरात जैसे महान व्यक्ति को मृत्यु दंड देगा वो। अच्छा, प्लेटो के इसके पीछे ये भी तर्क हो सकता है कि वो दार्शनिक थे, तो हो सकता है वो सोचते हैं कि हम भी उससे शासक वर्ग में या आ जाएं या शासन हम करें, लेकिन ऐसा उनका कोई थॉट नहीं था, लेकिन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि शासक कैसा होना चाहिए? शासक दार्शनिक होना चाहिए। समझ रहे हैं? शासक उन्होंने कहा दार्शनिक होना चाहिए। अब आप समझिए जो उन्होंने मुख्य बात कही कि शासक कैसा होना चाहिए? शासक दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है। सैनिक वर्ग को कैसा होना चाहिए? सैनिक वर्ग को जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और एक होता है उत्पादक वर्ग, कृषक जिसे आप कह सकते हैं।
दार्शनिक उन्होंने कहा कुछ शासक बनना चाहिए। किसान को सिर्फ खेती से मतलब होना चाहिए, उसको राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सैनिक को देश की रक्षा का काम करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसको शासन प्रक्रिया में, इन दो वर्गों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी नहीं रखना है, ये शासक का काम है और वो दार्शनिक होना चाहिए। ये उन्होंने कंसेप्ट यहां से उनका निकला जब जो सुकरात के साथ घटनाएं घटी। शिक्षा को लेके जो उन्होंने जो सद्गुण की बात की सुकरात ने, उसी को उन्होंने भी कहा कि कोई व्यक्ति सद्गुण को प्राप्त करेगा तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने द एकेडमी नाम से जो है एक संस्था भी जो है स्थापित की। ये सब चीजें आप लोग यहाँ अपने स्तर पर लिखते रहिए, जो मैं यहाँ साइड में लिख के बता रहा हूँ। उन्होंने जो है द एकेडमी नाम की एक संस्था स्थापित की, ठीक है। उन्होंने जो है एकेडमी नाम की एक जो है संस्था भी जो है स्थापित कर ली कि किस प्रकार से जो है शासन के तहत जो है स्कूलिंग की प्रक्रिया जो है दी जाए। इसको अकादमी भी आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको इस दृष्टि से देख सकते हैं। अकादमी उसको हिंदी में बोला जाएगा और द एकेडमी जो है उसको इंग्लिश में बोला जाएगा। बहुत सारी आप देखते हैं एकेडमी लिखा रहता है, तो वो वैसे ही है। एकेडमी में उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा के लिए उन्होंने लगभग 35 वर्ष की शिक्षा बताई। लगभग 35 वर्ष तक व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, और उसमें वो लोक परलोक की यात्रा भी बता देते हैं, ठीक है ना। कैसे एक दार्शनिक व्यक्ति परलोक की यात्रा करके फिर इस जीवन में शासन करेगा, मतलब इतना बौद्धिक हो जाएगा कि उसको परलोक तक की चीजें भी पता चल जाएगी। जैसे इंद्र वगैरह देखते हैं कि स्वर्ग की यात्रा करके आए, है ना, अस्त्र शस्त्र लेके आए, फिर जाकर उन्होंने जो है यहाँ पर युद्ध किया। तो इसी तरीके का उनका भी दर्शन है कि व्यक्ति इतना इंटेलेक्चुअल हो जाएगा कि वो उस तरीके की जो है परलौकिक चीज़ों में एक आदर्श राज्य स्थापित करेगा। वो सब चीज़ें हैं, वो शिक्षा के सिद्धांत में उनको हम बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ प्लेटो को समझिए कि क्या कारण थे कि ये सब उन्होंने कंसेप्ट दिए। 35 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा का प्रावधान रखा, द एकेडमी नाम की संस्था खुली और उसके साथ ही उन्होंने कुछ इसमें शासन काम करना अपना स्टार्ट किया। अब हम आ जाते हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्लेटो ने बात की है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। यदि आपने खुद पर काबू पा लिया तो यह मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत है। ये प्लेटो का कोट है, कथन है उनका। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कैसे आया, किस आधार पर आया? ऐसा नहीं था कि प्लेटो जो है इससे पहले कोई वहां प्रचलन में चीजें नहीं थी। जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट मतलब वहां के पुराने विचारक, इनसे पहले भी वहां पर जो है विचारक थे। ऐसा नहीं कि प्लेटो ही आया, वहां पर और भी विचारक थे जिनकी विचारधाराएं चलती थी, जिनके आधार पर न्याय की बातें चलती थी। अब यहां एक शब्द आ रहा है न्याय। ये न्याय का मतलब उस तरीके का न्याय नहीं है जैसा आप समझते हैं कि जैसे न्यायपालिका है ना, जमीन के विवाद चलते हैं, दीवानी मामले चलते हैं, फौजदारी मामले चलते हैं, मतलब क्रिमिनल और आपके सिविल, उस तरीके के न्याय नहीं है। यहां प्लेटो के न्याय का जो मतलब है वो, प्लेटो ने यहाँ न्याय की जो परिभाषा दी है मैं उसको बता देता हूं। प्लेटो ने जिस अर्थ में न्याय शब्द का प्रयोग आपके किया है वह वर्तमान में प्रचलित न्याय शब्द से बिल्कुल भिन्न है। देखिए, प्लेटो के जो यह न्याय है, इसका जो मतलब है, उसका अभिप्राय है, वो आपके जो है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने कार्य को कुशलता के साथ एवं संतोष भावना के साथ करे, यही न्याय है। समझिए उन्होंने यहां न्याय को क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक व्यक्ति अपनी
कुशलता के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने कार्य को, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल, मैं लिख देता हूं यहां पर, अपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल अपने कार्य को कुशलता के साथ एवं कुशलता के साथ एवं संतोष भावना के साथ करे, एवं संतोष की भावना के साथ करे, संतोष की भावना के साथ करे, यही न्याय है। ठीक है, यही न्याय है। समझ लीजिए, यहां मैंने लिख दिया, आप उसको देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने कार्य को कुशलता के साथ एवं संतोष की भावना के साथ करे, यही न्याय है। तो यहां न्याय से क्या अभिप्राय है प्लेटो के, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये वो न्याय नहीं है कि फौजदारी मामला चल रहा है, क्रिमिनल कोर्स चल रहा है ना, तो वो वाला न्याय नहीं है। यहां पर जो न्याय है कि हर एक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुकूल कुशलता पूर्वक और संतोष के साथ काम करना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आप थोड़ा सा न्याय के सिद्धांत को समझ पाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया क्योंकि आप लोग उसको राइट डाउन कर ले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल, देखिए प्रकृति क्या है, हर व्यक्ति की कुछ प्रकृति होती है। कुछ व्यक्ति मानसिक बौद्धिक होते हैं, कुछ व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ होते हैं, और कुछ व्यक्ति उत्पादक वर्ग होता है। 3 केंद्रों पर पूरा आपके प्लेटो का सिद्धांत न्याय का बेस्ड है। ये 3 पिलर हैं, ये समझ गए तो आप प्लेटो को हर चीज समझ जाएंगे। इसी पर उनकी तीनों चीजें बेस्ड है। समझिए, उन्होंने कहा है कि विवेक, और आपके साहस, ठीक है, और तृष्णा, आप ये समझ लीजिए। ये 3 मेन कंसेप्ट हैं, समझिए। व्यक्ति तृष्णा मतलब उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है, उत्पादक वर्ग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पादक वर्ग। यहां लिख देता हूं, उत्पादक वर्ग। ठीक है, साहस के लिए आप किस वर्ग में आ जाएंगे, सैनिक। और विवेक किसमें होगा, शासक वर्ग के अंतर्गत। समझ लीजिए, तीनों को आप समझ लीजिए। आज आपकी केवल कंसेप्ट की क्लास है, समझ गए तो सब समझ जाएंगे। विवेक किसके पास होता है, शासक के पास। साहस किसके पास होना कंपलसरी है, सैनिक के पास, देश की रक्षा करना है। तृष्णा, यहां तृष्णा से मतलब उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग क्या है, कृषक। ठीक है, यही उनका पूरा न्याय का सिद्धांत है कि समझिए आप इसको। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुकूल, जो व्यक्ति उत्पादक है, जिनको तृष्णा है,
जो कुछ कमाना चाहता है, वो एजुकेशन ले रहा है, यदि प्राइमरी एजुकेशन ली, शिक्षक सिद्धांत बताऊंगा मैं आपको, प्राइमरी एजुकेशन ली, सेकेंडरी एजुकेशन ली और उसके बाद वो पास फेल नहीं हो पा रहा, तो उसको फिर आप यदि वो खेल कूद में स्ट्रांग है तो उसको सैनिक वर्ग में भेज दो, यदि वहां भी उसका शारीरिक रूप से उतना बलिष्ठ नहीं है तो उसको उत्पादक वर्ग में लगा दो। और यदि उसने शिक्षा के सभी आयाम पार कर लिए, 35 वर्ष तक का जैसा है उनका, तो वो शासक वर्ग में आ जाएगा। कोई शरीर से बलिष्ठ है, खेल कूद में स्ट्रांग है, तो उसको खेल कूद के स्कूल में डालना चाहिए। आर्मी टाइप का स्कूल बना दिया उन्होंने, इसीलिए वो लोकतंत्र के कटु आलोचक थे प्लेटो, वो सैन्य तंत्र के जो है समर्थक थे, वो राज्य तंत्र के समर्थक थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो बलिष्ठ है शरीर से उसको सैनिक वर्ग में डाल दो, जो दिमाग से मस्तिष्क से विकसित है उसको शासक वर्ग में डाल दो, और जो नहीं है उसको उत्पादक वर्ग में डाल दो। उनकी कुछ आलोचनाएं हैं जिनका हम बताएंगे, उनकी आलोचना। उन्होंने कहा कि जो बच्चे विकलांग है, दिव्यांग है, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनको मरने के लिए छोड़ दो। तो ये उनके कुछ क्रिटिसिज्म है, उनको हम आगे चर्चा करेंगे जो हमारी प्लेटो के क्लासेस बढ़ते रहेंगे। अभी आप सिर्फ समझिए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति क्या, शरीर से बलिष्ठ हो तो सैनिक, अदरवाइज शासक या उत्पादक, प्रकृति के अनुकूल अपने कार्य को कुशलता, अपने स्किल्ड फॉर्म के साथ एवं संतोष की भावना से करना चाहिए। संतोष की भावना के साथ करे, यही न्याय है। दैट इज द न्याय। ये प्लेटो का न्याय है। प्लेटो का न्याय ये नहीं है कि आपने चोरी की तो इतने वर्ष की सजा हो, या आपने किसी की जमीन हथिया ली, सिविल कोर्ट के मामले देखे या क्रिमिनल कोर्ट के मामले देखे। दैट इज नॉट, वो न्याय नहीं है न्यायपालिका वाला। यहां न्याय क्या है उसकी परिभाषा मैंने लिख दी है कि ईच एंड एवरी पर्सन डिड वर्क विथ आर स्किल्ड एंड सेटिस्फाइड, दैट इज द जस्टिस। ये जस्टिस उनका, यही न्याय का सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में जो है दिया है, ये वहीं से लिया गया है। रिपब्लिक में उन्होंने कहा, जिस किताब का नाम गणतंत्र है, या इसको कंसर्न ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है। समझिए, ये मुझे लगता है कि आप लोग इतना समझ चुके हैं, और ये लोग आप लोग राइट डाउन करिए। चलिए अब आते हैं जो हमने पहले से यहां पर लिखा था उस पर आते हैं। ठीक है, समझिए, जरूरी था आप चूंकि कंसेप्ट को समझ पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित न्याय, जिसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सोफिस्ट मतलब एथेंस के वो विचारक जो पहले से एस्टेब्लिश थे और जो उस समय के इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, और उन्होंने जो न्याय के सिद्धांत दिए थे वो क्या मानते थे, और उन सभी न्याय के सिद्धांतों को जो है आपके जाके प्लेटो साहब ने खारिज किया, खंडित किया, और फिर उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत दिया। लेकिन जब आप कोई भी सिद्धांत स्टैब्लिश करते हैं तो जो आइडियोलॉजी चल रही है उसको आपको क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा। सरलता से समझ लीजिए, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, उसको क्रिटिसाइज किसने किया? जो नई पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आई। फिर एक पार्टी बनती है आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की विचारधारा को क्रिटिसाइज किया और अपनी विचारधारा लेके आई। तो आप पहले जो विचारधाराएं मार्केट में चल रही हैं उनको आप क्रिटिसाइज करें, उनको आप आलोचना करें, उनमें आप कमी ढूंढें, तब तो आप अपनी विचारधारा ला पाएंगे। यदि आप कह देंगे नहीं इनकी विचारधारा ठीक है, अब हम अपनी ला रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी विचारधारा को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें क्या गलती है, फिर तो आप जाके अपनी प्रतिपादित करेंगे। देखिए, सोफिस्टों की जो विचारधारा थी उसको मुख्य रूप से 3 रूप में बांट सकते हैं, जो मुख्य था। न्याय की परंपरावादी धारणा। परंपरावादी न्याय की क्या धारणा थी?
परंपरावादी न्याय की ये धारणा थी कि जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज आपके चले आ रहे हैं ऑलरेडी, वो जैसे हैं वो चलते रहना चाहिए। जो ट्रेडिशन चल रहा है, रीति रिवाज चल रही है, जैसे जो कुरीति चल रही है वो चलने दो, वो सब सही है, वही न्याय है, ठीक है, वही न्याय है। जैसे भारत में आपकी सती प्रथा चल रही थी, वो सही रहेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो परंपरावादी धारणा चल रही है कि ये रीति रिवाज है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई ये गलत है। कैसे गलत है इसको समझिए। परंपरावादी धारणा का क्या क्रिटिसिज्म है, उसमें इन्होंने कहा कि शत्रु आपका है तो उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करो, मित्र है तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करो। जैसे स्कूल में आपका या कॉलेज में या अभी भी स्टाफ में, ऑफिस में, आपका कोई मित्र है क्लास में, उसने पेन मांगा आपने उसको दे दिया, उसने नोट्स मांगे आपने दे दिए। अब आपका कोई शत्रु है, उसने मांगे आपने नहीं दिए, तो ये तो वही बात हो गई ना कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। तो ये इन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं इसको समर्थन नहीं देता हूं कि आंख के बदले आंख, शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार, मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि सत्य बोलना चाहिए मित्र से, और मित्र से जो ऋण लिया है उसको ऋण वापस करना चाहिए, जो लिया वो वापस करो। तो उसका भी उन्होंने कहा कि इसका भी क्रिटिसिज्म। कैसे क्रिटिसिज्म है? उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने मित्र से 2 तलवारें ली, अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही 1-2 साल बाद, और उसको हम वो तलवारें गिफ्ट कर दें या बंदूक गिफ्ट कर दें, मतलब जो हमने उससे ली है ऋण, तो हम चुका दें उसको बंदूक की तलवार, तो निश्चित तौर में मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो किसी को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत है, शत्रु के साथ शत्रु, मित्र के साथ मित्रत्व। तो ये तो ट्रेडिशन चलता ही रहेगा, जरूरी है कि इसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने इसका जो है क्रिटिसिज्म किया, और उन्होंने कहा, प्लेटो ने खंडन किया, कहा कि प्लेटो कहते हैं कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण है। न्याय जो है मनुष्य की आत्मा का गुण तथा उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण है। मनुष्य की आत्मा क्या है? गुण है, तथा उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। हमें कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति शत्रु है कि मित्र है? वो बाहर से मित्रवत व्यवहार कर रहा है, अंदर से शत्रुता रखे, या कोई व्यक्ति दिखने में स्वभाव से कड़क है, ऐसा लग रहा है जैसे शत्रु है, बट वो मित्रवत व्यवहार रखता है। तो शत्रुता और मित्रता की परिभाषा ही हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि न्याय जो है मनुष्य की आत्मा का गुण तथा उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोल एंड हैबिट ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये जो है प्लेटो ने इसका खंडन कर दिया कि ये ठीक नहीं है कि शत्रु के साथ शत्रु, मित्र के साथ मित्र, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। दैट इज नॉट गुड। उन्होंने कहा कि जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोल एंड हैबिट ऑफ माइंड। ठीक है, उन्होंने कहा कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण तथा उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। ये उन्होंने खंडित किया। दूसरा उन्होंने कहा न्याय की उग्रवादी धारणा। न्याय की उग्रवादी धारणा आपकी कहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इसमें इन्होंने कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब न्याय शक्तिशाली का हित देखता है। यहां जो सरल शब्द, न्याय शक्तिशाली का हित देखता है। न्याय शक्तिशाली का हित है। ठीक है, सरल शब्दों में समझे तो कह सकते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। न्याय जो है शक्तिशाली का हित है। ठीक है, न्याय जो है शक्तिशाली का हित है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर पर्सन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो जंगलराज हो गया ना, ये तो जंगलराज है। जो व्यक्ति शासक है, जिसको आम व्यक्ति की या जनता के लिए निस्वार्थ भाव सेवा करना चाहिए,
वो व्यक्ति शासन के द्वारा जो सुविधाएं मिली उसका उपयोग करे। जो शासक वर्ग है वो अपने भाई को, भतीजे को, लड़के को, बेटी को, दामाद को सब शासकीय बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा दे पैसे के माध्यम से। जितनी भी शासकीय सुविधाएं हो उन सब का यूज करें पैसे का। ये सब जैसे आज अगर कर भी रहे हैं वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो शासक का जो मतलब है कि जिसकी लाठी उसका भैंस थोड़ी ना, जंगल राज आम व्यक्ति को दबा दिया। क्या क्या यही हित है? क्या शक्तिशाली का हित देखा जाएगा? भाई कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो उस पर क्रिमिनल का केस ही दर्ज नहीं होगा क्या? उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी क्या? उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? न्यायपालिका सभी के लिए है ना। तो उन्होंने कहा ये तो अन्याय हो गया ना कि शक्तिशाली के साथ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा पूरी तरीके से गलत है। समाज के हितों का संवर्धन करना न्याय है। न्याय क्या है उसको उन्होंने खंडित किया। उन्होंने कहा कि समाज के हितों का संवर्धन करना न्याय है। आप सोसाइटी के हितों का संवर्धन करते हैं, समाज के हितों का संवर्धन करना न्याय है। दैट इज द डेफिनेशन। उन्होंने इसको खंडित किया। शासक के हित की बात नहीं होगी, समाज के हितों का संवर्धन करना न्याय है। आम व्यक्ति के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में? थर्ड देखिए, न्याय की व्यवहारवादी धारणा। न्याय की व्यवहारवादी धारणा। व्यवहारवादी धारणा न्याय की क्या है? इसी में उन्होंने जो कहा है कि देखिए व्यवहारवादी मतलब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल था। इसको समझौतावादी सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। सरल समझौता सिद्धांत से कुछ मिलता जुलता है। समझिए आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहारवादी क्या होता है? उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी बनी तो सब कुछ जंगल राज जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे शासक वर्ग बना, सैनिक वर्ग बना, न्यायालय बना, राजा बना। और कहीं ना कहीं ये हुआ कि भाई प्रकृति के साथ, प्राकृतिक रूप से तो ये चीज थी नहीं, नेचुरल नहीं थी, ये कृत्रिम थी। उन्होंने कहा कि ये न्याय जो है आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है। नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। भाई जैसे आज कोई व्यक्ति चोरी करने से डरता, उसे लगता है यार पुलिस मारेगी या सजा हो जाएगी, या मर्डर करने से डरता है, या किसी की जमीन छुड़ाने से बचता है, या किसी को गाली देने से बचता है, या किसी को छेड़ने से बचता है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून के डर से जो है अपराध नहीं करते हैं। यदि कानून हटा लिया जाए तो वो अपराध करने लगेंगे। आप देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इतनी संस्थाएं बनी हैं, लेकिन फिर भी करप्शन होता है। फिर भी करप्शन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? लोग छुप के करते हैं। मतलब अंदर से उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया है कि हमको करप्शन नहीं करना है, डर के कारण करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कृत्रिम, पुलिस का डर है, कानून का डर है, नौकरी जाने का डर है, समाज से बहिष्कार का डर है। ये सब डर ना हो तो व्यक्ति को अंदर से वो सब कुछ करेगा जो उसको अपने स्वार्थ के लिए लगेगा। तो उन्होंने कहा ये न्याय की व्यवहारवादी धारणा कृत्रिम है और ये समझौता सिद्धांत पर जो है बेस्ड है। ये भय के सिद्धांत पर बेस्ड है, डर के आधार पर है। इसका जो भय है इसीलिए जो है लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। न्याय को प्राकृतिक नहीं मानते थे वो लोग, उन्होंने न्याय को कृत्रिम माना जिसका जन्म परंपराओं से होता है। न्याय की व्यवस्था भय का परिणाम है। न्याय की व्यवस्था भय का परिणाम है तथा न्याय जो है दुर्बल, असहाय और कमजोर लोगों की आवश्यकता है। जो व्यक्ति दुर्बल है, कमजोर है, उसको न्याय की आवश्यकता। जो शक्तिशाली है उसे न्याय की जरूरत ही नहीं है, उसे कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं। जिसको मारना उसको मार दो, जिसकी जमीन छुड़ाना छुड़ा लो। जो व्यक्ति कमजोर है वही कह रहा पुलिस के पास जाके सर हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, साहब हमारा लड़का किडनैप हो गया है, हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है,
हमारे किसी के यहाँ मर्डर हो गया है, अपनी जमीन अदालत से चक्कर काट रहा है, तो उन्होंने कहा कि न्याय जो है दुर्बल, कमजोर, असहाय व्यक्तियों के लिए है। और ये जो उन्होंने कहा कि भय, मेन जो है भय का परिणाम है जो समाज ने परंपराएं व्यवस्थाएं बनाई, तो ये समझौता सिद्धांत के आसपास है और ये कृत्रिम तरीके की संस्थाओं, प्लेटो ने इसका खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, व्यवहारवादी या समझौता के आधार पर न्याय से आप वो नहीं कर सकते। न्याय तो मनुष्य के अंदर से आना चाहिए, नैतिकता है ये। तो न्याय ना तो कृत्रिम है, प्लेटो ने कहा न्याय ना तो कृत्रिम है, ना भय का परिणाम है, न्याय मनुष्य की आत्मा में बसता है। न्याय मनुष्य की आत्मा में बसता है, इसीलिए वह समझौता का परिणाम नहीं हो सकता। न्याय मनुष्य का आंतरिक गुण है। यहां मैं लिख देता हूं, कृत्रिम नहीं है न्याय, न्याय भय से नहीं हो सकता है। न्याय क्या है? आंतरिक गुण, मनुष्य का आंतरिक गुण है। दैट इज, ये खंडन किया। आप कह रहे हैं कि जो समाज ने परंपराएं व्यवस्थाएं बनाई उसके डर से लोग फॉलो कर रहे हैं, दुर्बल असहाय लोग जो है, न्याय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा नहीं, न्याय ना तो कृत्रिम है और ना ही भय का परिणाम है, ना ही डर का आउटकम है। न्याय तो मनुष्य का आंतरिक गुण है। उसे पता है कि चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी के से गलत शब्द नहीं बोलना है। तो ये उन्होंने जो है परिभाषा दी। न्याय संबंधी जितने भी जो प्रचलित फिर जो प्लेटो ने सिद्धांत दिए, पहले तो इन चीज़ों को उन्होंने खंडन किया, खंडन करने के बाद जो है उन्होंने अपना जो है न्याय का सिद्धांत दिया। और न्याय के सिद्धांत में उन्होंने दो तरीके से मुख्य फोकस जो रखा, उसको उन्होंने वो रखा है कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो व्यक्तिगत न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, और ये तीनों ही न्याय जो है आपके उन तीनों शब्दों पर सेंटर है जो मैंने बताया था आपको, विवेक, साहस और तृष्णा। और तृष्णा में उत्पादक वर्ग, साहस में सैनिक वर्ग, और विवेक में जो इन दोनों पे कंट्रोल करेंगे वो शासक होगा, वो दार्शनिक होगा, और सबको अपना अपना काम करना चाहिए। यही जो है प्लेटो का न्याय था। इसको हम अगली क्लास में लाएंगे और इसको जो है हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे और उसके हम क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। उसको जो है हम एक नोट्स फॉर्म में जो है प्रॉपर तरीके से लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, नमस्कार।